हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एनसीईआरटी। आप सब लोगों का एग्ज़ाम एनसीईआरटी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपनी जो महापुरुष हैं चाणक्य जी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और हम जल्दी से आज इनकी जीवनी ख़त्म कर देंगे। ओके बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप जल्दी जल्दी आप अपनी जो हिस्ट्री में आप लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो समझते चलो आराम से। इसमें आपने ये भी देखा था ना कि चाणक्य का नाम चाणक्य कैसे पड़ा, ये सब चीज़ आपने जानी इसमें, है ना। तो इन्होंने कैसे अर्थशास्त्र का कैसे इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, उसमें उन्होंने क्या क्या डाला है अर्थशास्त्र में, जो इसमें क्या क्या डाला उन्होंने। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जब ये उनके महामंत्री थे, तब इन्होंने वहाँ की राजनीति के बारे में लिखा था, वहाँ की अर्थनीति के बारे में लिखा था, वहाँ के कल्चर के बारे में लिखा था, वहाँ का जो भी समाज था वो पूरा उसमें इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में डाला, ठीक है। ओके, तो आप जैसे ये अगर आप ये जीवनी नहीं पढ़ते, तो अगर आप देखते कि अर्थशास्त्र हमारे कौटिल्य ने लिखा है, तो आप लोग ये समझते कि अर्थशास्त्र लिखा है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स इन्होंने लिखी है, इकोनॉमिक्स की बुक लिखी होगी, है ना, यही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जैसे ये जीवनी पढ़ी तो आपने ये समझा कि अर्थशास्त्र में इन्होंने खाली वो नहीं लिखी है कि उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स लिख दी है, नहीं। इसमें इन्होंने अर्थनीति के बारे में लिखा है, ठीक है, इन्हें इतिहास लिखा है, उस टाइम का आचरण शास्त्र लिखा है, वहाँ के धर्म के बारे में बताया है, वहाँ की राजनीति के बारे में बताया है अपने अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो आप जीवनी आपको पढ़ने से और सुनने से आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या डाला था उसमें, कि उस समय के देवी देवताओं की पूजा होती थी, कौन कौन से देवी देवता थे उस टाइम, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो उस टाइम की महामारी क्या क्या आई थी, ठीक है। तो उससे अकाल से बचने के लिए बहुत सारे धार्मिक कृत्य किए जाते थे, है ना, बहुत सारे जादू टोने किए जाते थे। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने कुछ चीज़ें इसमें बताई हैं। ओके, चलिए, दर्शन शास्त्र हमने पढ़ा, है ना। ये तो काफ़ी मतलब ये पैराग्राफ तो काफ़ी ऐसा था ना, पूरा संस्कृत में था और काफ़ी आप लोग को टफ भी लगा होगा, है ना। तो उसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप समझो, ठीक है। बस आप इसको एक फ्लो में समझते चलो, ठीक है। अब समाज की अवधारणा में हम क्या पढ़ेंगे आज। देखिए, कौटिल्य ने समाज की क्या अवधारणा थी, ठीक है। कौटिल्य ने जिस समाज की अवधारणा की, उसका प्राण तत्व राजा या राजसत्ता है। राजसत्ता के अभाव में मत्स्य न्याय तथा अराजकता उत्पन्न होती है, परंतु राजसत्ता में भी धर्म का अनुशासन रहता है, क्योंकि धर्म राजसत्ता का पूर्ववर्ती और प्रेरक तत्व है। इस प्रकार कौटिल्य का समाज आर्यों का वर्णाश्रम धर्म से अनुशासित समाज ही है, परंतु उसके अनुसार आर्यों में दास प्रथा का अभाव है, ठीक है। उसके अनुसार क्या, आर्यों में दास प्रथा का अभाव है। उन्होंने उस टाइम की कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा है कि कोई आर्य दास नहीं हो सकता, कोई जो आर्य था वो दास नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या लिखा है इन्होंने, नेत्व, ऐसे टफ वर्ड है ना, थोड़े से पढ़ने में भी थोड़े अजीब है। ओके, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना, ठीक है। टफ वर्ड भी बहुत टफ है, आप लोग भी बस उसको पढ़कर देखना है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा, आपकी भी टंग स्लिप होगी। नेत्व वर्षाय दास भाव। ओके, दास केवल वे ही हो सकते हैं जो अनार्य म्लेच्छ हो। दास केवल वही हो सकते हैं जो आर्य ना हो और म्लेच्छ हो, यानी कि जो कि मतलब जिनको दास समझा जाता था ना, वो जो अनार्य होंगे वही दास होंगे। परंतु आर्यों में भी आपत्ति के समय कुछ काल के लिए दास बनाए जाते थे, बनाए जा सकते हैं, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। किंतु आदर्श रूप में उन्होंने यही माना है कि यथासंभव आर्यों में दास भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि यथासंभव आर्यों में दास भाव नहीं होना चाहिए, मतलब उन्होंने आर्यों को बहुत ऊपर माना है। इसी आधार पर मेगस्थनीज ने लिखा था, मौर्य काल में भारतीयों में वह दास प्रथा नहीं थी जो यूनानियों में थी। उन्होंने कहा कि भारतीयों में दास प्रथा वो नहीं थी जो यूनानियों में थी, किंतु आर्यों का समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्गों में बटा था, और प्रत्येक वर्ण के व्यक्तियों को
शासनानुमोदित कर्तव्य थे, शासनानुमोदित कर्तव्य थे। यद्यपि नियमितः कोई व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरे वर्ण का व्यवसाय नहीं कर सकता था। ठीक है, उसमें लिखा है कि जो वो व्यवसाय जिसका निश्चित हो गया उसका वही व्यवसाय रहता था, कोई दूसरा व्यवसाय वो नहीं ले सकता था। ठीक है, ठीक है, किसी दूसरे वर्ण का व्यवसाय नहीं कर सकता था। यद्यपि कुछ एक लोग ऐसा व्यवसाय परिवर्तन कर लेते थे, कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का विधान किया है, किंतु जब किसी व्यक्ति के ऊपर घरेलू दायित्व है तब तक उसे वानप्रस्थ का संन्यास आश्रम में नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनका मत है। इसी प्रकार जो स्त्रियां संतान पैदा कर सकती हैं उन्हें संन्यास ग्रहण करने का उपदेश देना कौटिल्य की दृष्टि से अनुचित है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य ने गृहस्थ आश्रम सुदृढ़ करने का अथक परिश्रम किया। विवाह के बारे में कौटिल्य का मत मनु के मत की तुलना में कुछ प्रगतिशील है। समाज में जितने प्रकार के विवाह होते थे उन सबको कौटिल्य ने प्रमाणित माना है। किसी प्रकार घृणा या हीनता की दृष्टि से उनको नहीं देखा गया। ब्राह्मण आदि प्रथम चार प्रकार के विवाह में पिता ही प्रमाण है और गंधर्व आदि 4 विवाहों में माता तथा पिता दोनों प्रमाण हैं। अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह तथा तलाक की प्रथाएं भी उस समय प्रचलित थीं, किंतु कौटिल्य के समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक सार्वभौम समाज था। वह सभी जातियों के देशों के लिए हितकार था। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि तत्कालीन विश्व में कौटिल्य का समाज निश्चित ही सर्वाधिक मानववादी और जनवादी था। राजसत्ता का उद्देश्य प्रजा के सुख और हित का संवर्धन तथा संरक्षण करता था। राजसत्ता का उद्देश्य क्या था? प्रजा के सुख और हित का संवर्धन तथा संरक्षण करना था। प्रतिदिन उठते ही शासक को सोचना चाहिए कि प्रजा का आर्थिक उत्थान किस प्रकार और अर्थानुशासन कैसे स्थापित हो। उन्नति का मूल आर्थिक उन्नति है। उन्नति का मूल क्या है? इसमें आर्थिक उन्नति है। प्रजा सुखे संघ सुखे राज्य और प्रजाना चाहते, ये ना संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, अब ये संस्कृत श्लोक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, बस आपको समझने की ज़रूरत है। आपने समझा, आपने थोड़ा बहुत समझा, नहीं तो आप इसको एक बार आप दोबारा से समझ लेना, वीडियो देख लेना। ठीक है, चाहे फास्ट मोड में देख लेना और आप जल्दी से समझ जाओगे कि क्या क्या कौटिल्य के समय में जो राज्य था, साम्राज्य था, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, ठीक है, आप हिस्ट्री चैप्टर्स में ही समझते चलेंगे कि उस टाइम के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या क्या संस्कृतियाँ थी, क्या क्या कलाएँ थी, है ना। अब आप ये हिस्ट्री में पढ़ोगे ही, ओके, तो आप इसमें भी आप समझते चल रही है। ठीक है, चलिए, ओके। आपकी जो जीवनी थी, आपकी जो बायोग्राफी थी इनकी, चाणक्य जी की, जिनका नाम कौटिल्य भी था और उनका नाम विष्णुदत्त भी था। इनके 3 नाम थे। ओके, इनका जो विष्णुदत्त नाम था वो उनके घर का नाम था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस में पूछते हैं ना कि इनका घर का नाम क्या था, तो आपको तो कौटिल्य ही याद होगा, आपको कौटिल्य और चाणक्य याद होगा, है ना। तो आपको विष्णुगुप्त इनका नाम नहीं पता है, तो आपने जीवनी में समझा कि विष्णुगुप्त इनका नाम था। ओके, चलिए, ठीक है, ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।